अभी जो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो है वो अराउंड 6 के करीब चल रहा है। तो मतलब अगर 7 तक आएगा तो ये समझिए कि फिर मार्केट अपने पीक को टच कर चुकी होगी। ए लिंक सिस्टम्स आप देखो तो इनका पूरा स्ट्रक्चर तो देखो, कंपनीज देखो इतना बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं, उनके रेवेन्यूज देखो। फिर हमने माड़ी की वजह से रियलाइज करा कि नहीं यार ये थोड़ा और बढ़ सकता है, 1.5 1.15 हो गया। दूसरी है जी पाकिस्तान रिफाइनरी, तो पहला बिल्कुल। टारगेट आप ये 40 रुपए 63 पैसे का, और दूसरा जो है 44 रुपए 43 पैसे। दो टारगेट भी सामने आए, 35 40 वहां ट्रेड होना शुरू हो तो आप निकल जाए, तो छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा टारगेट है। फिर इसके बाद फौजी फूड 1980 पैसे से 19 नीचे रुपए आके से 16 10 4 रुपए निकल गया, 4 मतलब रुपए। ये अपने हाई से 30% निकल गया, मेरा 30 से ज्यादा। और फिर यहाँ पर बाइंग आई, बहुत तगड़ी बाइंग आई है, तो ये मुझे एक अच्छा नजर आया ऑप्शन। ये माली का स्ट्रक्चर है, अभी 670 का है, अगर 650 मिलता है तो थोड़ा सा ले लिया, 50 100 200। फिर सही है। 630 मिला तो ले लिया, 630 वाला 650 पाया तो दे दिया। इसको इसी तरह खेलते रहे, इसमें अच्छी कंपनी है, ट्रेडिंग भी करें और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करें, डरे नहीं। अगर जो बंदा एक न्यू कमर है और वो लाइफ टाइम अपट्रेंड वाली कंपनीज को निकाल रहा है तो उसको भी क्या स्टॉप लॉस को डिटरमिन करना चाहिए। लेकिन अगर सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा पैसा पार्क करूं और मेरा पैसा यहाँ से ग्रो कर जाए, मतलब उसका ये मोटिव है, तो क्या वो इन कंपनीज में, क्योंकि ये फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें पैसा लगा सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। लकी सीमेंट अच्छा है, लकी कोर इंडस्ट्रीज अच्छा है, तो फिर आप लकी कोर इंडस्ट्रीज में जाओगे। जी। बैंक्स, फार्मा, फर्टिलाइजर, ये हमेशा आपके सॉलिड सेक्टर्स रहेंगे। ट्रैक्टर्स की सेल बहुत अच्छी आई है, मिलर ट्रैक्टर की, मिलर ट्रैक्टर की 7 8 साल के बाद शायद ना गालिबन। हाईएस्ट हाईएस्ट। किसान यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में कंसोलिडेशन फेज में मिल रहा है। जो टॉप था इसका 280 था, इसको अगर चाहें तो नीचे भी एक्यूमुलेट भी करें, हमने तो ये पूरी रेंज बाइंग की दी हुई है। अस्सलाम तेजी मंदी शो के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सोहेल फारूक साहब मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सोहेल साहब ने जो कंपनीज बताई थी, कुछ कंपनीज तो बढ़ भी गई, टारगेट भी अचीव हो गए, तो टॉप पिक्स इस वीक की भी सोहेल साहब से लेंगे, मतलब कमिंग वीक की, और मार्केट को भी समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी। अच्छा सोहेल साहब, लास्ट वीक जब आपने बताया था पीआरएल का बताया था, हमारी का बताया था, एफएफएल का बताया था, तो हमने टारगेट अचीव होते हुए भी देखे। तो एक तो वो बताइएगा कि एक तो जो टारगेट्स अचीव हो गए हैं उन कंपनीज को क्या करें, पार्शियली बेच दें या उन्हें होल्ड करें जो टारगेट अचीव हुए हैं। एक तो उन पर पहले थोड़ा सा कमेंट कर दें। टारगेट्स तो क्योंकि मार्केट सीधी है ना, लॉन्ग रन में तो सीधी, तो पता नहीं किस किस के टारगेट अचीव हो रहे हैं। हम्म। अब कुछ 4 5 प्रोग्राम पहले आपने पूछा था यार सिटी फार्मा नहीं बढ़ता, सिटी फार्मा नहीं बढ़ता, तो आज तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 77 पे कैप हुआ है यस। वो। यस, कैप हुआ है, करेक्ट। तो थोड़ा बर्दाश्त होता है। एक मुझे अच्छी तरह याद है, 2 3 महीने पहले गैल जो है वो गिरावट का शिकार था, गंदारा ऑटोमोबाइल। और उस वक्त सुफियान ने कहा था कि भाई 600 रुपये हो जाएगा ये, 6 महीने साल में आप रखें, घबराएं नहीं। लेकिन वो वही सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी लोगों ने मचाई हुई थी। आज 430 हो गया, मतलब ऑल टाइम हाई तो हो गया वो, 437 आई थिंक लॉक लगाया वो। इसके बाद सड़ले मैंने आपको पिछले हफ्ते गाला किया कि अच्छा एक चांस है 94 पे लेना चाहिए। और कुछ खबरें भी आ गई, बहरहाल वो तो बहाना होता है सब। 106 7 हुआ है आज, और मजीद इंशाल्लाह, क्योंकि आज आपको पता है कि फैसला था, तो फैसले से पहले आज सुफियान ने अच्छी कॉल्स, मतलब हम ग्रुप पे कॉल्स वगैरह दे रहे थे, गैल की भी दिए, लेकिन पूरा दिन अच्छे मौके मिले, अच्छे चांस मिले। इसके अलावा जो भी टॉप पिक्स वगैरह बताई गई हैं वो तो, क्योंकि मार्केट सीधी है ना, इसके अंदर तो ऐसा है नहीं। हाँ, जो इंट्राडे की कॉलें होती हैं या फिर आप समझे शॉर्ट टर्म की टारगेट्स की होती है, उसके अंदर स्टॉप लॉस भी होते हैं एग्जिट कॉल भी, मतलब दोनों पार्ट हैं। कोई अब बंदा ये बोले कि नहीं टारगेट हिट होते हैं, नहीं स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। और ठीक ठाक कभी कभार तो 1 2 दिन बहुत बुरे चले जाते हैं, जिस तरह की मार्केट जिगजैग होती है। तो पैसा घूमता हुआ अच्छा लगता है, ऑफिस पैसा घूमता हुआ अच्छा लगता है। अगर आपका कोई स्टॉक रुका हुआ है और आपको पता है मार्केट बुलिश है, और आपने अगर चलते हुए तेज घोड़े के अंदर उनके लेवल के हिसाब से नहीं शिफ्ट होते रहे, और अपना पैसा जहां पर आपका स्टॉक रुका हुआ है या थोड़ा गिर रहा है या फिर नीचे आ गया है, स्टॉप लॉस से करीब हो गया, और आप एग्जिट स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है, तो फिर आप मार्केट जैसे आज का दिन यही हुआ ना, आज 1000 1200 1400 1500 पॉइंट बढ़ गए एक पंद्रह वक्त सौ में। पॉइंट लेकिन उसके अंदर तमाम ब्लू चिप थे जिन्होंने लीड किया, चाहे वो पीएसओ हो, चाहे वो एंग्रो होल्डिंग्स हो, एंग्रो फर्टिलाइजर हो, बड़े बड़े स्टॉक्स थे। कुछ ऑटो में मिल्लत, गैल, फार्मा में चीजें चली। तो आपका स्टॉक अगर रह गया, आपने बोला 1500 पॉइंट प्लस हो गए और आज तेजी भी मुझे फायदा नहीं हुआ, तो यही होता है जब आप जिद कर लेते हैं मार्केट के साथ और पैसा रोल नहीं कर पाते। तो फिर आपको बर्दाश्त करना होगा, फिर आपकी बारी आएगी तो फिर आप निकलेंगे और फिर उसके बाद दोबारा एंटर होंगे, तो वो सारा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। लेकिन पैसा घूमता हुआ अच्छा लगता है जी। अच्छा सुहेल साहब, आपने कहा कि मार्केट सीधी मार्केट है तो उसमें टारगेट्स भी अचीव होते हैं, लेकिन अगर हम मार्केट के इंडेक्स को देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक से लेके क्लोजिंग तक देखें तो 1,14 1,15 इसी रेंज में मार्केट आज भी, क्योंकि 1500 पॉइंट जरा पॉजिटिव नजर आया तो 1,15 का हमने देखा। तो ऐसा नहीं लगता कि मार्केट एक थिन थिन रेंज में चली गई, अब उतनी सीधी नहीं रही जितनी जितनी पीछे से चलती आई है। नहीं देखो, ये तो सबको पता है ना, इसमें तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे मैं बता रहा हूँ कोई और नहीं बता रहा हूँ, ये तो सबको पता है कि अब तो मगा से कंसोलिडेशन फेज
साइडवेज, ये सभी अब बात करते हैं ना, तो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है मार्केट की, जो सब जानते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको पता है मुझे पता है, कोई राज बता रहे हैं। जब मार्केट इतनी ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो पूरा एग्जॉस्ट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और उसके बाद उसको एडजस्ट करना, या आप कह सकते हैं, मैं उस दिन भी कह रहा था आपको, कभी करेक्शन तो आई नहीं है। बिल्कुल। अभी सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है। और आज भी ऐसा हुआ कि हमारा जो स्ट्रक्चर, दोबारा जब चलेंगे तो बात करेंगे, हो सकता है कि मंडे को हम उसी स्ट्रक्चर में वापस आ जाएं, जो कि एक वक्त में कल टूट चुका था। उसी स्ट्रक्चर में आएंगे जो पिछले 4,000 80,000 से चल रहा है। तो जो जो रेंज बाउंड है ना, वो ब्रेकआउट ब्रेकआउट होगा। अब हम कितने दिन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कोशिश कीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा कि वो जो रेंज होती है, जब हाई लगता है और फिर नीचे आता है और फिर कंसोलिडेशन फेज होता है, फिर ब्रेकआउट होता है, चाहे वो 44 to 49 हो, चाहे वो 59 to 67 हो, चाहे वो 72 to 83 हो, चाहे वो अब हम समझ ले सकते हैं कि एक रेंज बनी है। अ, एक 115 कहेंगे, 1,15,000 और 1,18,000, ये ब्रेकआउट लेवल्स होंगे, जहां कंफर्मेशन आपको एक तरह से 115 के बाद मिलना शुरू हो जाएगी ब्रेकआउट की। और नीचे आपकी जो है ना सपोर्ट एरियाज क्रिएट हो गए हैं। 1,13, 1,13,500 से रिटर्न आई है आज। कल सुफियान ने यही वीडियो में अपने बताया भी था लोगों को कि भाई ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली डेली स्ट्रक्चर पे वापस आ जाएगी मार्केट। और फिर नीचे 1,12, 1,10, 1,7, तो हम अपने आप को लेके चल रहे हैं। लेकिन हमेशा खतरा मौजूद इसलिए होता है कि मार्केट का जो एंगल है ना वो डायगोनल है बिल्कुल। इसलिए जितना अच्छा अगर जिगजैग करके थोड़ा साइडवेज चली भी जाती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवेंचुअली आपको पता है, हमें भी पता है, रिजल्ट सीजन आएंगे, हैवी वेट चलेंगे, तो ब्रेकआउट में चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे बैंक्स हो, जब चलना शुरू होंगे तो वो एरिया ब्रेकआउट होगा। लेकिन अभी भी वीकली पे और मंथली पे थोड़ी सी चीजें ओवरबॉट टेरिटरी में हैं। अच्छा सोच, साहब आपने बात की गैल की, आपने बात की कि वो भी अपने एक ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया, और हमने आई थिंक इसी शो में पहले बात की थी, उसने अपना जैक T9 हंटर लॉन्च किया, और अब वो कह जी। रहे हैं उन्होंने बुकिंग्स वगैरह भी क्लोज कर दी। बड़ी उसकी बुकिंग आ रही है, प्राइस भी बड़ी कंपेटिटिव है। हम्म। GHNI को अगर हम ऑन दी अदर हैंड देखते हैं, तो क्योंकि सेल्स का डेटा है, कार के नंबर्स आए हैं सेल्स के, तो उसमें भी 113% आई थिंक ग्रोथ नज़र आती है। तो गैल और GHNI को आप किस तरह देखते हैं? ये अब आपको लगता है कि ये ऑटो में ये शाइन कर जाएंगे इस साल, अगर हम नहीं सेल्स देखो, के नंबर पे डिसाइड करते हैं तो? देखो ऑटो का तो साल है ये, ऑटो पार्ट्स का, ऑटो का, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो इनकी सेल्स होंगी और जो प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, अभी हेवल 7 लॉन्च होने वाली है, तो साजियो भी उसमें नजर रखनी पड़ेगी। एच कार की हम सब वी आर ऑल वेटिंग कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, तो उसमें प्राइस एक्शन, कोई मूवमेंट बनेगी। गैल का जो लॉन्च हुआ है GSE, उसने आउट परफॉर्म कर दिया सब ट्रक की मार्केट को। तो इस तरह तो चीज़ें चलती रहेंगी। और ऑटो में सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, इकोनॉमी जो खुली है उसमें थोड़ा सा लोगों ने पैसा बनाया है या बनाएंगे, तो इवेंचुअली गाड़ियां तो लेकिन। और ट्रक जो है, ये जो रीवो वगैरह, एक तो मल्टीपर्पज में आता है ना, आप कराची वगैरह में तो जरा ड्राइविंग के प्लेजर और भरम में थोड़ा काम आता है इस तरह हम्म। के। और डाला के हिसाब से तो मशहूर है कि एजेंसियां लेती हैं। और हम्म। दूसरा, इसको प्रॉपर ट्रक के हिसाब से भी जो दुनिया भर में यूज होता है, तो एक अच्छे प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने। और ऑलरेडी उनकी चेरी जो है वो चल रही है, इतना नहीं बुरा परफॉर्म कर रही है, अच्छी चल रही है, अच्छी गाड़ी है। एक ठीक है, इकोनॉमिकल गाड़ी है, अच्छी खूबसूरत बड़ी गाड़ी है। टीगो 8 जो है वो 7 सीटर है। और जो अगर हम उस ईसुजू में, मतलब GHNI देखें, तो उनके ट्रक्स, बड़े ट्रक्स जो होते हैं और जो डी मैक्स लोडिंग। वगैरह, बल्कि इस साल जी। वो अपना फेस लिफ्ट भी लेकर आ रहे हैं। हाँ, ईसुजू का लेकर आ रहे हैं ना शायद, जी। डीमैक्स जी। का। तो उनकी भी अपनी सेल है। फिर इसके अलावा जो हेवल का, जैसे मैंने कहा, ये है। तो ट्रक की सेल्स बहुत अच्छी, उसकी ट्रैक्टर्स की सेल बहुत अच्छी आई है मिलर ट्रैक्टर की, मिलर ट्रैक्टर की 7-8 साल के बाद शायद ना गालिबन। हाईएस्ट हाईएस्ट, हाँ, यस। इसी तरह अलगाजी तो पहले ही परफॉर्म कर चुका था। बैटरीज ने भी अभी परफॉर्म करना है, एटलस बैटरी, एक्साइड बैटरी। तो ये जो आने वाला साल है, मैंने कहा था ना कि अभी तो 2025 तो भी पूरा साल स्टॉक मार्केट का है, 2026 की कोई गारंटी नहीं है। और एक केस का ही थोड़ा मसला था, तो इसका मतलब है अगर जो सजा दे दी गई है, तो वो अगर उसको जाएंगे भी, अब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस के वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर वो वहां से क्या, तो थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स वाला भी मसला हो सकता है। हवा तो क्लियर हो फिलहाल, गई है। हाँ, फिलहाल जो है वो फिजा क्लियर है। अब मंडे को हमें देखना है कि ये ब्रेकआउट होता है या ब्रेकआउट के नजदीक साइडवेज में जाती है मार्केट। बल्कि आपने मिलर ट्रैक्टर्स की बात की, आई थिंक इसी शो पे हमने बात की थी कि एक ही उसके अंदर एक चीज़ चल रही होती है जो उसके टैक्सेस के मामला था, अदर देन दैट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और जब नंबर्स हमने देखे तो भी वो हाईएस्ट आए, तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी वो अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक जो कंपनीज आप बता रहे हैं इस शो में लॉन्ग टर्म के लिए, उनको क्या इस लेवल्स पे, जो जिस करंट लेवल्स पे उनकी क्लोजिंग आ रही है, उस पर जमा कर लेना चाहिए
थोड़ा थोड़ा करके उनको एक्यूमुलेट, जिसे हम कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करना। यार मैं तो दो अच्छे वीडियो बना दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी, आम जनता के लिए। आम आदमी पार्टी बन गया हूँ मैं आज से। तो आम आदमी के लिए बना दिए गए हैं टॉप ट्वेंटी फॉर फाइव ट्वेंटी मतलब फाइव फॉर ट्वेंटी फॉर ट्वेंटी फाइव 2025, और टॉप डिविडेंड के लिए बनाइए, वो देखें। उनको आइटमों को लिख लें अपने पास। कमोबेश दोनों आइटम में मिला जुला के भी अब निकालेंगे तो 30-35 निकलेंगी, और अगर अलग अलग करना है तो 25 आपके सामने है। वो और इन्वेस्टमेंट करते रहने चाहिए। हाँ, जो प्रॉब्लम होता है ना, जो जो लॉन्ग टर्म है ना, उसके अंदर इस वक्त जब तक इंटरेस्ट रेट कम है या ऑयल नीचे आया हुआ है, अनटिल अनलेस से कोई अनवांटेड किस्म का कोई चीज आ जाए, तो मार्केट सीधी है इंशाल्लाह। मार्केट जिगजैग करती रहेगी, लेकिन आइटम वाइज बढ़ती रहेगी। और थोड़ा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो भी सही जारी है। मुझे लगता है कि मार्केट ने अभी बहुत परफॉर्म करना है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने। ठीक है, आपने ऑयल की बात की। ऑयल आई थिंक $81 पे अभी, जैसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। तो ऑयल 77 पे भी आया है, 80 लगा के, क्रूड ऑयल WTI। WTI और ब्रेंट मैंने अभी बिल्कुल मैं चेक कर रहा था, तो 80.9 समथिंग पे ट्रेड कर रहा था। तो अब आपको लगता है कि जो हमारा ऑयल है वो अभी स्टेबल है, बढ़ नहीं गया, या हम कब तक, कितनी हम इंपोर्ट बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा तो देखे ना वो अरब लाइट और दूसरा WTI, दो हम शायद WTI देखते हैं ना उसका। और वो 90s में अगर जाता है 90s में। तो हमारे लिए थोड़ी परेशानी होती है। तो अभी अगर परेशानी की बात अगर नहीं ये है। जिस रेंज के अंदर 65 to 80 करता है तो इट्स ओके, ठीक है। इवन 85 भी चलता है, कभी 85 हो जाए। ऑन एन एवरेज अगर पूरे साल की 70 72 75 हो तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो जब हमारा फर्स्ट ऑफिशियल रिव्यू भी जो है IMF का, वो फरवरी में स्केड्यूल है, किस तरह देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें नोटिस में रखनी चाहिए इस रिव्यू के लिए? यार देखो, रिव्यू के लिए तो मेरे ख्याल से पहले आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो जब नए नए थे तो उनकी बातों पे इतनी तवज्जो लोग नहीं देते थे। वो देखते ना कि यार पहला कोई बंदा आया है, वो सेटल डाउन हो जाए, हमारी हुकूमतें और एस्टेब्लिश और पोजीशन ऐसी ही हैं कि पता नहीं क्या हो। लेकिन इवेंचुअली जब वो जिन्होंने जब काम करके दिखाना शुरू किया, और अब जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह वो कॉन्फिडेंट हैं, तो मुझे लगता है रिव्यू में सच कोई मसला होगा नहीं। अच्छा, आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात की, तो उनके हवाले से खबर भी आई थी पांडा बॉन्ड्स के हवाले से। एक तो ये पांडा बॉन्ड्स क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये पांडा, चाइनीज पांडा बॉन्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, हाउ डज दैट वर्क, कि चाइनीज कैपिटल मार्केट्स में किस तरह इन्वेस्टमेंट पुल की जाएगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये सब सूदी निज़ाम है बस, और क्या है। इसको अब आप किसी भी मार्केट में यूरो बॉन्ड कर दें या पैंडा बॉन्ड कर दें या चड्डी बॉन्ड कर दें, बॉन्ड्स का मतलब है कि आपने वो बॉन्ड्स बेचने हैं, उसके अगेंस्ट आपने असल और सूद देना है, जैसे TFCs होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम है, सूदी प्रोडक्ट्स है सारे। कि आप मुझे कर्जा दें, वो पेपर ले लें मुझसे, एक गारंटी पेपर, एक तरह से इसको सादा अल्फाज में समझाते हैं ना। आपने भी किसी मार्केट में एक गारंटी पेपर दे दी है, लोगों ने आप उस पैसे उसको खरीदे, और आपने उसको फिर एक सर्टन टाइम में पैसा भी देना है, असल भी और सूद भी देना। जैसे जब लार्ज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की हमने इसी शो में बात की थी, हम डिस्कस कर रहे थे कुछ नंबर्स, अभी मैं नंबर्स को भी देख रहा था, तो 1.25% का डिक्लाइन है। अगर हम स्टील को भी उठा लें, हम सीमेंट को भी उठा लें, तो डिक्लाइन की तरफ है। कब आप देखते हैं इसका रिवाइवल? क्योंकि बाकी सेक्टर्स हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, एक्सपोर्ट के डेटा के ऊपर, या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर आ रही हैं कि एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जो एक्सपोर्ट डेटा पे देखें तो वो हाईएस्ट आया है दिसंबर का भी। तो वो सेक्टर्स तो हम देखते हैं, ऑल्दो डिस्पाइट चैलेंजेस। लेकिन इन सेक्टर्स में डिस्पाइट चैलेंजेस ग्रोथ नजर नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? जब ट्रैक्टर का डेटा 7 साल बाद आया है सबसे हैवी तो आप अंदाजा कर लो ना कि हर चीज की बारी आ रही है ना। सही है। देखो आपकी जो ओवरऑल में अगर आप बात करें, कोई भी इकोनॉमी आपकी, अभी इकोनॉमी ICU से निकली है। सही है। 22% 23% इंटरेस्ट रेट पे कौन कैसे काम करेगा यार। आपके पूरे हम रिटेल सेक्टर के और कंपनीज के मार्जिन करते हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल 22 23 25 30% होता है, मैक्स 35% होता है। उस पर अगर आप 22 23% अगर सूद भर दोगे, गाइबोर प्लस करके 25% भरोगे, फिर टैक्स भी दोगे, तो बचेगा क्या? तो इकोनॉमी पूरी मतलब मटी पलीद हुई हुई थी इकोनॉमी की, तो अब वो सही होना शुरू हुई है। इसलिए अब बारी आएगी सोनर और लेटर, और जब भी बारी आएगी आपको मार्केट पहले इंडिकेट करेगी, मार्केट पहले सूंघेगी। याद रखिएगा आप, ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा इंचिंग टुवर्ड्स, कह सकते हैं कि प्राइस एप्रिसिएशन अभी तक इतना नहीं आया। पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर आपको दबा हुआ है अभी तक, चाहे वो मुगल हो, चाहे CSAP हो, चाहे INIL हो, चाहे एसएल हो। और मार्केट इसको सूंघ लेगी, जैसे मार्केट ने सीमेंट के नंबर को सूंघा था। हम्म। अब आप बोलेंगे नहीं यार, ऐसी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनते हुए नजर तो नहीं आ रहे। तो सीमेंट जा के इधर आया कर, तो वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लोकल डिस्पैच भी हो रहा है। अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो मार्केट ने तो पहले ही सूंघ लिया, तो पहले सीमेंट इतनी ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं कंपनीज वहां हम्म। पर। तो जाहिर बात है लोग
ढूंढते हैं जगह कि यार अर्निंग ग्रोथ किस में है, तो फिर फार्मा में नजर आ रहा है। ऑटो में, ऑटो चल गया ना, देखा ना आपका पूरा ऑटो चल गया। कुछ ही चीजें रह गई, इक्का दुक्का होंडा कार पीछे रह गया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहा। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें, अभी जैसे इस हफ्ते की या 2-3 हफ्ते की बात करें, तो उसके अंदर अगर आप एटोमो को परफॉर्मेंस देखें, तो पहले फार्मा सेक्टर ऊपर गया, फिर रुका, रुका, करेक्शन वरेक्शन थोड़ी बहुत की और फिर वापस ऊपर। तो इस तरह कुछ जो कंटिन्यूसली ग्रोथ वाले होते हैं, आपका जो टेक्नोलॉजी सेक्टर वो चला ही नहीं अभी तक, परफॉर्म करके ही नहीं दे रहा, सिवाय इक्का दुक्का कंपनी की जिसके अंदर एयर लेंगे, उसका पूरा बिजनेस मॉडल अलग है। तो अभी तो मार्केट के अंदर बहुत गुंजाइश है, एक आइटम लोगों को महंगा लगने लगेगा तो दूसरे में जाएंगे, शायद उसी सेक्टर के सेकंड टीयर और थर्ड टीयर में जाएंगे, फिर दूसरी जगह कहीं और तलाश करेंगे। और ये बहुत इस वक्त जो जमा करने वाले स्टॉक्स हैं, उनमें मुगल भी तो है, CSAP, मुगल, ISL, INL इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी चीजों में होती है ना जिनकी बारी नहीं आई, वो सपोर्ट में मिल रहे हैं, मंथली की, कोई वीकली की। तो चलेगा इंशाल्लाह, डेटा अब आना शुरू होगा पॉजिटिव। ऐसा लगता नहीं है कि इस साल 2025 में कोई इकोनॉमी के अंदर कोई नेगेटिव टेरिटरी में हम चले जाएं। पॉजिटिव नंबर होंगे, 3.8 टू 4.5 तक की GDP ग्रोथ के नंबर आएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान विल फ्लरिश, आगे जाएगा बहुत। अच्छा सर, जब आपने फार्मास्यूटिकल की बात की तो बल्कि इस वीक हमने फार्मास्यूटिकल की खबरें भी कुछ देखी। एक तो जो एसेंशियल की प्राइसेस बढ़ाने की खबर आई, वो भी एक आई थिंक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। फिर सर्ल्ट का एक पार्टनरशिप स्टेक हुआ इजारा कैपिटल के साथ, आई थिंक नोवेंटा फार्मा करके एक और नाम था, जिसके साथ हम्म। वो पार्टनरशिप स्टेक दिया है। तो वो आई थिंक डेवलपमेंट्स फार्मास्यूटिकल में आ रही हैं। सर्ल्ट की हमने लास्ट वीक में लास्ट शो में बात की थी, तो आपने कहा था 115 से 125 तक हम देख सकते हैं सर्ल्ट को। तो ये सब डेवलपमेंट्स में आपको लगता है नेक्स्ट वीक ये टारगेट्स हमें कहीं अचीव होते हुए नजर आएंगे? सर्ल पाकिस्तान जो लिस्टेड कंपनी है उसी की शायद शायद सब्सिडरी थी। और वो एक तरह से सर्ल पे लाइबिलिटी थी, वो पता नहीं वो स्टेक बिक रहा है उसका। प्राइस एक्शन से तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ फायदा ही है। और जहां तक जितना दूसरे स्टॉक परफॉर्म कर गए हैं, अगर आप देखें ना, मैं कह रहा था आपको कि सर्ल पीछे रह गया है। अब सिटी फार्मा सर्ल के करीब आने वाला है। तो बिल्कुल। तो और फिर इसके बाद जो ऐसा होता है ना कि जब ग्लेक्सो है उसका अर्निंग अगर ये आने वाली है, AGP भी देखें इस दफा हम्म। अपने ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज दे दी, उसने क्लोजिंग दे दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दी है, 180 से ऊपर, 182 से ऊपर। तो आप देख रहे हैं मैक्टर कहाँ पहुंच गया, एबट कहाँ पहुंच, इवन लेवन फार्मा जो नाम चेंज हुई कंपनी नई फार्मा में, तो पूरा फार्मास्यूटिकल बढ़ गया है। दो तीन चीजें रह गई हैं, सर्ले रह गया है और IBL हेल्थ केयर रह गया है, और क्या रह गया है पीछे। तो उसी में लोग देखेंगे कि भाई हाँ कंपनी के फंडामेंटल वगैरह सही हैं, कोई न्यूज़ आती है तो ज़ाहिर बात है लोग जंप इन करेंगे। और मुझे लगता है पहला जो टारगेट 130 अगर वो अचीव हो जाएगा, तो देन विल मूव टुवर्ड 150 एंड 170। ठीक है, सो जब रिफाइनरी की बात करते हैं, रिफाइनरी में ये बात आपने अपने शो पे भी बोली हुई है, हमारे साथ भी, मेरे साथ भी आपने बात की है, वीडियोस में भी बात की है, अपने चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप सब पे आपने एक बड़ी प्रोमिनेंट बात की है कि अगर किसी को अपना पैसा डबल भी करना है, तो पाकिस्तान रिफाइनरी इज दैट वन कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करें तो एक साल के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो आपके पैसे बहुत अच्छे ग्रो हो सकते हैं। हम्म। पाकिस्तान रिफाइनरी का फ्यूचर कनेक्टेड टू रिफाइनरी पॉलिसी, जो ब्राउनफील्ड पॉलिसी की 2023 की अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा है, इसके डिले डिले होने की वजह क्या है, डिस्पाइट कि एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? चलें, अगर रिफाइनरी पॉलिसी को अगर अलग भी कर दें आप, हम्म। तो दोनों कंपनियां परफॉर्म कर रही है ना, इवन अपने उस पर भी कर रही है ना, अपने जो बिल्कुल। पर्सनल उनकी अर्निंग है, या PSO की सब्सिडी। अभी 3.1 बिलियन जो है उन्होंने पैसा PSO से शायद लिया है, पाकिस्तान रिफाइनरी ने। और वो भी एक इन्वेस्टमेंट जो ब्राउन फील्ड चल रहा है रिफाइनरी का, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर ऑलरेडी डबल हो चुका है वो, ये याद रखिएगा। जी। अभी कुछ दिनों पहले ही 22 रुपये और 24 रुपये मंडला रहा था, और हाई जो मारा है उसने वो 45-80 का मारा है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ डबल के, तो डबल तो हो चुका। अब यहाँ से जो, जैसे हमने कहा था कि पिछले हफ्ते के 36-50 को तोड़ना मुश्किल है, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ एंट्री कर लें। हम्म। उसके बाद भी फिर उसने मेरे ख्याल से 44, 43, 80 दिखाया है शायद, या 45 दिखाया है गालिबन। तो यहाँ से फिर आपको जंप मिलती रहती है। PSO खुद भी एक बहुत बड़ा उसका नेटवर्क है ना PSO का भी, और बिल्कुल। PSO की सब्सिडरी है। और ये खुद से भी अपने उस जो मामला है इनका रिफाइनरी का, उसको अपग्रेड करने की तरफ हैं। और अगर वहां से ग्रीन सिग्नल आ गया, जो पॉलिसी बोर्ड है जो भी लोग बना रहे हैं, तो ये तो फिर और स्पीड से भागेगा। तो इस पे रिफाइनरी पॉलिसी शामिल अभी नहीं हुई है, हम्म। मार्केट उसको एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो परफॉर्म कर रहा है।
और अपना हर रोज कुछ ना कुछ उसके अंदर ट्रेड भी चल रही है। और अभी जो लेवल इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वो 45-46 रुपए का है। 55 रुपए तक ये तंग करेगा आपको, उसके बाद फिर ये ओपन हो जाएगा। तो रिफाइनरीज के अंदर फिर जो बात करें, अगर और अच्छी कंपनी की हम्म, अटक रिफाइनरी के वही लेवल जो हमने अपनी टॉप 25 में 2025 में बात की थी, उसी बाइंग रेंज पे आया है भी एक दफा। आई थिंक 590 का लो मारा उसने और 630, और वापस जो है आज 650 660 हो गया। तो मौके आपको मिलते हैं साल में, और दोनों अच्छी कंपनीज हैं रिफाइनरी के अंदर। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं तो रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी ही लोगों को हम्म, रिकमेंड करूंगा। और बाकी अगर हम थोड़ा रिस्क साइड पे जाएंगे तो फिर वो नेशनल रिफाइनरी और सिनर्जी होगा। हम्म। लेकिन अगर आप सॉलिड आइटम पे जाएंगे तो वो अटक रिफाइनरी पाकिस्तान रिफाइनरी होगा। तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़रूरत है हमारे, चाहे वो सर्कुलर डेट के मसले हों, चाहे पावर्स के मसले हों, चाहे रिफाइनरीज के मसले हों। हमारे पाकिस्तान ने तो अभी बहुत ग्रो होना है, हम कुछ है ही नहीं अभी। सोचा साहब, आपने सर्कुलेटेड का भी नाम ले लिया और आपने सिनर्जी का भी नाम ले लिया, दोनों से सवाल जहन में आ गया। एक तो सिनर्जी का जो सेटलमेंट डीड साइन होना है, यही ब्राउनफील्ड एनर्जी से रिलेटेड, ये कितना क्रिटिकल है। और दूसरा सर्कुलेटेड के भी नंबर, सर्कुलेटेड तो बढ़ गया सर, आप कह रहे थे कि हम ग्रोथ की तरफ है, सर्कुलेटेड के नंबर्स बढ़े हुए हैं, तो ये क्या किस तरह। नहीं देखो, काफी चीजें पहले ग्राउंड पे ना, पहले अंदर, हमेशा याद रखना कि जब कोई फाउंडेशन किसी चीज की कमजोर हो ना, तो वो फिर चीजें इस तरह नहीं होती कि भाई सर ठीक, उठाया और वो खत्म कर फौरन दिया। नहीं होती। फौरन नहीं होती। देखो ना अभी वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने कुछ जॉब्स खत्म कर, गोस्ट जॉब्स थी वो खत्म करने की बात की। कुछ पेंशन पे, मतलब हर चीज ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। फिर वो आईएमएफ की अप्रूवल होती है, फिर वो चीज फाइनल होती है, और उसके बाद देखें वो किस तरह वर्क करती है। आपकी स्टेट बैंक ने जितना शानदार परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल में, ये मंदी या इकोनॉमिक स्लो डाउन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया ना उसने। हम्म, क्यों किया? क्योंकि ये 2018 19 20 में ये आज़ाद हो गया था इदारा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, डी रेगुलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्राइसेस है, हम्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आज़ाद जब होंगी और उनके जो गड़बड़ है बीच में वो चीज़ें सीधी होंगी। अब पावर का मसला था, किया ना, कहते तो नहीं होगा नहीं होगा, सॉवरेन गारंटी है नहीं होगा। अरे भाई उसका बाप भी होगा, क्यों नहीं होगा? जो चीज़ गलत है बुनियादी तौर पर, आप कैपेसिटी पेमेंट में पैसे दे रहे हो, अब क्या है, अब टेक एंड पे है ना, हम्म। हो गया ना मामला। इसी तरह वो मसले भी हल होंगे जो आप सोच नहीं सकते थे। पावर का वो मसला हल हो गया, अब जाहिर बात है उसके अंदर जो चीज लेकर आए हैं वो, अब पहले तो वो डॉलर से खत्म हुआ और पाक रुपी पे आया था, याद है? पिछले दफा इमरान खान के दौर में डॉलर से खत्म होकर पाक रुपी पे आया था, अब यस। जो है वो कैपेसिटी पेमेंट खत्म की गई, नए, तो हर चीज हो रही मॉडल है। चेंज होने की। टाइम इसलिए लग रहा है कि हमारी चीजें इतनी खराब हुई हुई हैं कि आप समझो कि मैगी नूडल्स बनाने के बाद उसको सीधा करना है, तो इस तरह मामला खराब है। और मुझे लगता है कि ये सर्कुलर डेट एक जगह जाके रुक जाएगा, सही है। फिर ग्रेजुअली गैस का जो सर्कुलर, एक तो अलग अलग भी है ना, सर गैस का भी है, पावर क्या। का भी है, सबका मिला हुआ है ना। हम्म। तो ये गैस से कहीं रुकेगा, वहां पर गैस प्राइसेस स्लोली ग्रेजुअली जिस तरह बढ़ रही हैं, और जिस तरह पावर के पैसे वापस दिए जा रहे हैं, पावर वालों को दिए लेकिन हम कंसिस्टेंट हैं। मेरा सवाल पूछने का मकसद भी ये था कि बहुत सारे नए लोग भी ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में जुड़ते हैं, और जब इस तरह की खबरें वो देखते हैं तो शायद वो ये समझते हैं कि सर्कुलर डेट का मसला हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो वो शायद बाहर से ही चीज़ इस तरह परसीव होती है कि अभी तक वो मसला चल रहा है। सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था कि ये चीज़ क्लियर हो जाए ऑडियंस को भी कि वो रास्ते में है, यानी देखो डेवलपमेंट की तरफ है मैं चीज़ें। एक बात आप कहूँ, कौन से मुल्क में मसले नहीं होते? सब में हम होते हैं। बोलते हैं यार हमारा कर्जा बहुत है, हमारा कर्जा, वो तो भाई डेट टू जीडीपी रेशियो आप पूरी दुनिया में देखो तो सही पहले, फिर कंपेयर करें। सर्कुलर डेट हमारा जमाने से मसला चल रहा है, और वो इशू बना हुआ भी है, उठता भी है, और हमारी तरक्की में वो रुकावट भी है। इसी तरह हमारा, आपने अभी सिनर्जी की बात की कि भाई सिनर्जी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए जितनी भी चीजें हैं ना जो फंसी हुई हैं, अगर वो उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। और इस दफा जिस तरह काम हो रहा है, 1.5 साल में आपको लग रहा है ना कि स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस आ रहा है, नजर तो आ रहा है ना आपको? बिल्कुल। तो जब नजर आ रहा है तो चीजें होंगी। अब वो कौन कर रहा है? आईएमएफ कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, आर्मी कर रही है, जो भी कर रहा है इस वक्त चीजें सीधी नजर आ रही हैं, जो कि सबको पता है कि सीधी नजर आ रही हैं। ठीक है सुरेश साहब, हमने लास्ट शो में ये बात की थी, बल्कि ये मैंने हाईलाइट भी किया था जब खबर आई थी S&P इन्वेस्टर इंटेलिजेंस की कि
मार्केट इंटेलिजेंस की कि बैंकिंग सेक्टर, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम 10% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन की बात करें फोर्थ क्वार्टर के 2024 के बैंकिंग के, तो आप 2025 में इसको किस तरह रिफ्लेक्ट होता हुआ देखते हैं कि अगर अर्निंग्स कम हो जाएंगी, क्या डिविडेंड यील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या बैंकिंग सेक्टर से निकल के किसी और सेक्टर में शिफ्ट करना चाहिए, या इज स्टिल सेफ टू इन्वेस्ट इन बैंकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान? नहीं, मेरे ख्याल से बैंक्स, फार्मा, फर्टिलाइजर, ये हमेशा आपके सॉलिड सेक्टर्स रहेंगे। हमेशा रहेंगे। फार्मास्यूटिकल यू आप सब जानते हैं, हम सुनने वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिस तरह ग्रोथ क्यों है, बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। और आप अंदाजा करें ना कि कितनी ही जिद्दत बाकी है, हमारे पास ना अस्पताल हैं, ना रिसर्च डेवलपमेंट है, हम कहीं है ही नहीं। फर्टिलाइजर, वी ऑल नो कि फर्टिलाइजर क्यों चाहिए। बिल्कुल। सही है। बैंकिंग सेक्टर, बाकी बैंकिंग सेक्टर ने पूरी दुनिया में बहुत, हमारी बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल। तो ये तीन सेक्टर तो ऑलमोस्ट हम सबको ही बताते हैं ना कि भाई आप एक काम करें, आप जो है वो पावर में, पावर के बाद, पावर में तो हमारे पास शरिया कंप्लाइंट में अब पावर ही रह गया है। और फिलहाल उसके मसले आगे के तो अच्छे हैं, फिलहाल तो उतना परफॉर्म नहीं कर रहा। आज वापस वो थोड़ा उसने परफॉर्म किया है, 137-138। लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा है। इसी तरह लाल पीर है और कोहिनूर एनर्जी है, फिर कराची इलेक्ट्रिक है। हमारा ये पावर सेक्टर आता है शरिया कंप्लाइंट में, केएमआई ऑल में। तो इसमें ये तीनों कंपनी अच्छी हैं। ये तीन ही हो गई। फर्टिलाइजर में आपका फातिमा ईफर्ट हो गया, एफएफसी नॉन शरिया है, अब हम उसको डाल देंगे एंग्रो होल्डिंग्स को। ये तीन कंपनी हो गई। फिर आपके बैंक्स में आते हैं मीज़ान बैंक और फैसल बैंक। और फार्मा सेक्टर पूरा आता है, अगर कोई सेक्टर में भूल गया हूँ तो ये चार सेक्टर तो लाजमी है ना। एक और ऑयल, ऑफ कोर्स ऑयल। ऑयल में आपको पता है कि माड़ी, ओजीडीसी, पीपीएल। सही है। तो अगर आप कहते हैं कि बैंक में किसी को लगता है कि नहीं यार, बहुत से लोग वैसे भी बैंक में नहीं करते, इवन दो कि शरिया हो तब भी। तो हम्म। सबसे आपका जो नस्ली कंपनी होती है ना, अगर हम बात करें यार, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में, और कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो शायद फर्टिलाइजर को आ सकती है, कभी गैस का प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम, चाहे ऑयल को आ सकती है, कि कभी क्या कभी क्या। फार्मास्यूटिकल ऐसा फार्मा वाइड तो नहीं। सेक्टर है, बिल्कुल। हाँ, जिसमें आपको शायद ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, आंख तो कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कह सकता हूँ आंख बंद करके। और ये मैं कहता था, पता नहीं कितने अरसे से मैं कह रहा हूँ। आप तो सिटी फार्मा मेरे मुंह से सुन रही है ना। बिल्कुल। फार्मा 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 फार्मा, और फार्मा वाहिद ऐसा सेक्टर था जिसके हमने पूरे टारगेट बना के उसको ग्रुप में लगाए थे कि भाई ये टारगेट हो सकते हैं, वो सब के सब अचीव हो गए, उससे भी ऊपर चले गए। और अभी भी लोग कहते हैं कि जो अर्निंग, प्रोबेबली अर्निंग जो आएगी ग्लेक्सो की, वो ऑलमोस्ट 11-11.5 रुपये क्वार्टर की आएगी। एजीपी की 5.5-6 रुपये की क्वार्टर की आएगी। तो अर्निंग ग्रोथ भी मल्टीपल बाय 4-5 टाइम्स है। हम्म। और उसके बाद आगे तो पता नहीं कितनी इसकी इनमें ग्रोथ बाकी है। फिर डिविडेंड भी देते हैं ऐसी कंपनी सारी, हम्म। तकरीबन बिल्कुल सही। कमोबेश सारी कंपनी देती है। तो अगर आपको ज्यादा, अगर बहुत पुख्ता आइटम्स चाहिए, तो चूज फार्मा सेक्टर। और दूसरे नंबर पे ऑयल सेक्टर जो है वो, जिसके अंदर ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी। फिर इसके बाद और मजीद अगर एड ऑन करना है तो फर्टिलाइजर करें। इस वक्त अगर ना करना चाहें तो बैंक। ठीक है। तो जब तब थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स पे मूव करते हैं, जरा आपसे समझते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा हमें समझाएं कि क्या लोअर लो है, लोअर हाई है, हाई है लो मार्केट है, लोअर। मार्केट जो है ना, वो उसने ट्रेडर्स को तो परेशान कर दिया है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, ये जो स्ट्रक्चर था कभी टूटा नहीं था, याद है मैंने कहा था कि यार ये हम्म। अ, कि पीछे से बहुत चलता पुराना, आता था। जहाँ बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, ये चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल। साइडवेज था और उसके बाद ये अप ट्रेंड में ये स्ट्रक्चर बनता था। ये था धरने वाला दिन जो भयानक हम्म। ख्वाब था। बिल्कुल। फिर इसके बाद अप एंड डाउन। और इसके बाद ये जो ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर इसने मार्केट ने हाई मारा, उसके बाद यहाँ पर एक नया हाई मारा है, तो एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की पोजीशन बन गई। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ हम्म। पर जैसे, तो यहाँ पर थोड़ा हम क्लियर कर रहे हैं जरा इसको। फिर इसके बाद यहाँ पर एक दफा, फिर दो दफा, और फिर तीन दफा, मतलब डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ये लोअर हाइस और लोअर लोस बना रहा था। और यहाँ से उतरना शुरू हो गया, वो उतरना शुरू हो गया तो 1,15,000 पे। अब हम्म। इसने क्या किया देखें आप, ये साफ आपको नजर आ रहा है कि लोअर हाई और लोअर लो के स्ट्रक्चर को इसने तोड़ दिया, हम्म। ब्रेकआउट दे दिया है आज। ये देख रहे हैं आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और जहाँ क्लोजिंग हुई है इसकी, आप देखें कहाँ क्लोजिंग हुई है। ये जो क्लोजिंग है इसकी, ये इस स्ट्रक्चर को फिर ऊपर जाके फिर नीचे जा रहा था, क्योंकि 9, तो ये जो नीचे का स्ट्रक्चर था ये खत्म हुआ यहाँ पर।
फिर ऊपर का स्ट्रक्चर बना, ये ब्रेकआउट हुआ है, और ये आ गया है आपका वापस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑलमोस्ट। क्या क्या इसको वी शेप रिकवरी भी कंसिडर कर सकते हैं? इसको बोला जाता है क्योंकि शेप तो ये वी की बनती मुझे बनती नजर आ ऐसा रही है। होता है, ऐसे देखो, इससे पहले यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा हुआ है, आ, यहाँ पर भी यहाँ तो बहुत ज्यादा हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत एग्जेजरेशन जो चलता है। अगर आपके पास मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहे, और मार्केट में खौफ है, और आ रहा है जो है राय बटी भी है, वैसा आता है। लेकिन हम दोबारा स्ट्रक्चर में आ गए हैं, और स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट तस्वीर किया जाएगा, वो कहीं इस लेवल पे किया जाएगा, 1,15,300 400 के बाद। ठीक है। अगर तो क्योंकि कंफर्मेशन हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह आज क्लोज हुई है, आप देखें ना, 1,15,200 पे क्लोज हुई है, और ये बिल्कुल। ब्रेकआउट लेवल पे क्लोज हुई है वीकेंड वाले दिन, हम्म। मतलब जुम्मे वाले दिन। तो अब क्योंकि अगर जो लोग वेट कर रहे थे रेसल फैसले का या ब्रेकआउट का, तो दो किस्म के हम्म, लोग होते हैं ना मार्केट में। बिल्कुल। ब्रेकआउट का वेट करते हैं। अब ये देखें ना प्रॉपर टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट, देखें आज $3 ऑयल नीचे आया है, फैसला मार्केट की फेवर में आया है, मतलब मार्केट काफी अरसे से इसी तरह चल रही है कि इमरान खान बाहर तो मार्केट नीचे, इमरान हम्म, खान अंदर तो मार्केट। जो परसेप्शन है, मैं ये नहीं किसी हम्म, के खिलाफ नहीं हूं, मैं मार्केट परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और इसी तरह आप देखें कि ये डाउनवर्ड ट्रेजेडी का ब्रेकआउट, ठीक है। डाउनवर्ड, और जो पिछला चैनल था उसके अंदर, उसके अंदर जो बड़ा चैनल है हमारा जो जो पीछे हमारा से चलता पुराना है। बड़ा चैनल है, तो मतलब इसने एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, चौथी सपोर्ट ली मार्केट ने 13,500 के करीब। और आप देखें ये पूरा सीधा सफर, जहां शायद 400 500 माइनस थे आज, और आज एंड जो क्लोज हुआ है वो ऑलमोस्ट 1,400 1500 प्लस। और ये मंडे को अगर यहाँ खुलती है, तो और यहाँ रहती है इसी जगह पे, या यहाँ तक जाती है 16,300 पे कहीं भी, और रीटेस्ट करती है इसी चैनल का, तो फिर आप एक नई रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि वो वापस स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए सेलिंग प्रेशर से। तो सोचा क्योंकि ये अपने पुराने चैनल के अंदर वापस आ गया जो हमारा बड़ा चैनल है, और मैं अगर इसको इस तरह आसान करके समझूं कि चैनल के बॉटम पर है, तो बॉटम का मतलब ये है कि हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो बन सकती है, तो क्या जी खरीदना बिल्कुल। चाहिए? अगर 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 आप इसके सामने जो प्रॉब्लम आ सकती है, जाहिर बात है, हम किसी भी चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते कि कुछ नहीं होता। अगर मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होगी, या मार्केट कुछ आगे गलत सूंघ रही होगी, हम्म, तो जाहिर बात है ये यहाँ से फिर रिजेक्शन मिल जाएगी हाई से। लेकिन सही। जो बाहर लग रहा है, जो इस वक्त नजर आ रहा है, सिर्फ हमें कंफर्मेशन की वेट करना चाहिए। सही इसके है। बाद एक रैली, जो अगर इस चैनल के टॉप पे हम जाते हैं, हम्म। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि 1,30 1,32 को टच करे। क्योंकि और ये जो फॉर्मेशन है ना ब्रेकआउट की और मार्केट साइडवेज की, देखे ना कितना एक पूरा साइडवेज चैनल बना के, अगर प्रॉपर तरीके से चैनल या टेक्निकल के उसूलों पर ब्रेकआउट अगर दिया है इसने, तो मार्केट फिर इंशाल्लाह अब आपकी ऊपर जाएगी। ठीक है। तो सोचा मार्केट क्योंकि अगर ऊपर जाती है ब्रेकआउट देने के बाद, तो आपने कहा 1.30 का हमारे पास उस चैनल का टॉप बनता है जो हमारा पुराना चैनल चलता आ रहा है। तो वो जो हम्म 1.30 तक लेके जाएंगी कंपनीज इंडेक्स को, वो कौन सी कंपनीज होंगी जरा? अब अगर आपकी लिस्ट में कोई इस तरह की कंपनीज है और आपने टेक्निकल चार्ट स्टडी किए हैं जो मूव भी कराएंगी और उसमें जगह भी है, तो सर उसको शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक मुमकिन टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर देखें, जो ट्रेडर होंगे ना, वो अपने स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट एग्जिट प्लान के बगैर नहीं काम करें। हम्म, तो यहाँ पर जंप इन करने में, अगर मार्केट 1,15,000 से ऊपर रहती है हम्म, 1 2 घंटे, और आपको नजर आता है कि वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए हैं, तो ये पूरा आगे का सफर आसान नजर आ रहा है। ठीक है। और ये शायद अ, आपको इसके अंदर जो मेन मेन अच्छी कंपनीज है ना, हम्म, जिसके रिजल्ट, जैसे अभी हमने बात करी बिल्कुल। मिलेट ट्रैक्टर की। बिल्कुल। अब मिलेट ट्रैक्टर में जो नंबर्स आए हैं, और जिस तरह अब ये डेली बेसिस पे ट्रेडिंग भी इसके अंदर बहुत अच्छी चल रही है ना, एक आप कहते हो ना, जो हम्म, ट्रेडर इन्वेस्टर सब एक्टिव हैं, क्योंकि पुरानी एक नोन कंपनी है, लोग जानते हैं इसको। मुझे लगता है कि ये एक दफा जहां आज बंद हुआ है वापस, वहां बड़े पर अच्छे अगर वॉल्यूम के वापस, साथ बंद हुए। मैंने भी तो नजर नीचे वॉल्यूम्स पे पड़ी है। हाँ हाँ मंथली इस, नहीं नहीं, ये इस महीने का वॉल्यूम है ये जो पिछले 3 महीने से इसके अंदर वॉल्यूम है, और ये अभी महीना वॉल्यूम्स खत्म अच्छे हैं। नहीं हुआ, याद रखिएगा। बिल्कुल। और ये महीना खत्म नहीं हुआ, बहुत वर्किंग थे, तो अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और ये बाइंग की इस वक्त भी जहां पर बंद हुआ है 702 703 704, एक तो ये लिफ्ट करेगा इंडेक्स को। तो पहला टारगेट इसका 765 तक, 770 तक जा सकता है। इसके बाद फिर हम आगे के सफर की तैयारी करेंगे। लेकिन ये
हम वैसे भी कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग कराएं तो भी अच्छे आइटम हो। हम्म। तो ये एक ट्रेडिंग के लिए भी लोग कर सकते हैं इसके अंदर काम, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के लिए। दूसरा मुझे लगता है कि जो एंग्रो एंग्रो होल्डिंग्स, एंग्रो एच, ये जो पुराना दाऊद हरकुलिस था और अभी मर्जर के बाद नाम चेंज हो एंग्रो, गया इसका। हाँ जी, एंग्रो होल्डिंग बन गया है। तो इसके अंदर एक सिचुएशन ऐसी है कि इसके अंदर भी एक जिसके अंदर में कह सकते हैं कि भाई ऊपर जो टॉप लगाया है इसने 285 86 का, और उसकी करेक्शन खत्म हुई है 206 पे। तो तकरीबन आप समझ सकते हैं क्योंकि 30 35%। तो यहाँ पर इसने करेक्शन लेके अभी क्लोजिंग याद ही है। तो पहला टारगेट इसका 229 रुपये हो सकता है। लेकिन ये अगर इसके अंदर नीचे भी मिलता है तो घबराएं नहीं। सही है। ट्रेडर इन्वेस्टर, ट्रेडिंग करने वाले अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करें। लेकिन इन्वेस्टर जो है पूरा एरिया नीचे भी आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये उन आइटमों में से है जो डिविडेंड भी देते हैं, देंगे आगे भी, और इनका नफा बढ़ेगा क्योंकि टैक्स दो कंपनियों का एक एक हो गया ना अब। हम्म। और डिविडेंड के लिए भी अच्छा है। और ये भी इंडेक्स को बहुत ठीक ठाक पुश कर सकता है। वो एक ठीक है। इसके अंदर, हाँ, 1.1 रुपए का मेरे ख्याल से 30 पॉइंट्स हैं इसके शायद, 30 या 28 पॉइंट। फिर इसके बाद जो हैवी वेट्स हैं उसमें मीज़ान बैंक, अब हम देख रहे हैं कि इसकी डेली बेसिस पे सेटलमेंट बड़ी अच्छी आ रही है। एश बिल्कुल, और कार का ट्वेंटी भी वन परसेंट तो आई थिंक इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है मीज़ान बैंक की। मीज़ान की ग्रोथ है। मीज़ान यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में कंसोलिडेशन फेज में मिल रहा है। जो इसकी बैंकिंग की खबर आई थी कि भाई वो इस्लामिक बैंकिंग को भी पूरा पूरा देना है कन्वेंशनल बैंकों की तरह। जो टॉप था इसका 280 था, और यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज का टाइप की देखिए मंथली का बना हुआ है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए आपको पता है कि सेफ हेवन भी है, और एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप है। इसको अगर चाहें तो नीचे भी एक्यूमुलेट भी करें। हमने तो ये पूरी रेंज बाइंग की दी हुई है। लेकिन अगर छोटे चैनल पर ट्रेड करना चाहें तब भी सही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहे तब भी सही है। और ये उन स्क्रिप्ट में है जो पुश करता है इंडेक्स को। एयर लिंक की बात करते हैं, क्योंकि एयर लिंक है जो ना मंथली चैनल तो इतना अच्छा नहीं बनता क्योंकि वो मैंने बताया जैसे कंपनी। अभी देखो ये भी अंडर इंडेक्स में है, और देखो फॉर्मेशन देखो ये बिल्कुल चलता हुआ एक दफा तो बाहर भी चला गया था इस चैनल से। ज़्यादा बात है मार्केटें ख़राब होती हैं तो सब कुछ होता है। फिर ये दोबारा जब वापस आया है तो फिर देखें कहा उसने धमाल मचाई है, और फिर वापस और वापस अंदर। तो ये जब हम चैनल के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पर फिर बाइंग बनती है। 207 208 के ऊपर अगर थोड़ी देर ट्रेड करता है तो फिर ये इंशाल्लाह 233 234 की तरफ जाएगा। एक ये स्टॉक है। फिर इसके बाद हम बात करें तो गैल का आपने पूछा, तो गैल के मजरा वैसे वैसे बता दूं कि क्या सूरत हाल हो सकती है अब आगे। गैल देखें इस वक्त ने इसने ना ब्रेकआउट दिया हुआ है, पूरा संगीन किस्म का ब्रेकआउट दिया हुआ है। और इतने अच्छे तरीके से इसने इस रेट को जब ब्रेक किया है उसके बाद इसकी स्पीड और बढ़ गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं ही और आप ही नहीं जानते, सब पूरी दुनिया जानती है कि ब्रेकआउट क्या होता है। हम्म। ब्रेकआउट के पीछे बहुत सारे रीज़न है कि नया रेट आया है, बहुत से लोगों के पास है ही नहीं, स्मार्ट लोगों के पास होगा, कंपनी के पास, जनरल पब्लिक के पास होगा तो इतनी आसानी से नहीं बढ़ती चीज़ें। अच्छा, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर डेली पे इसने ब्रेकआउट को टेस्ट नहीं किया अभी तक लेकिन काफ़ी नीचे आया था। फिर इसके बाद ये लेवल ऑल टाइम हाई, फिर 426 का हाई मारा था इसने, और इसी लेवल को 388 गाली बनाया था, इस लेवल के करीब करीब आया था, फिर 405 रीटेस्ट करता है, मतलब सब कुछ करते 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 इसने ब्रेकआउट दिया है। आज फिर जो है इसको क्रॉस करके पुराना हाई था 425 3 दिन पुराना, और फिर कैप मारा है, और अगला तैयारी जो है ना यहाँ पर आपको नजर आएगी क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट ये लेवल्स नजर आ रहे हैं। 450 और 501, ये बिल्कुल चैनल टॉप है 501। 501 के ऊपर जाना मतलब है कि फिर एग्जेजरेशन होगी। नेट सोल की बात करते हैं जिसके अंदर बड़ी बात हो रही, बायबैक के बाद भी परफॉर्म बायबैक नहीं की कर रहा। बात। हाँ, शायद इसकी वजह ये है कि जब तक कोई कंपनीज ब्रेकआउट वगैरह नहीं देती थी ना तो लोग समझते हैं कि यार, अब देखो एक ये लेवल है जो लेफ्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ये लेवल है, ये मैं दिखा रहा हूँ, आज उससे थोड़ा ऊपर बंद हुआ है। इवन दो कि यहाँ पर जो है ना ये पोजीशन थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ पर आके फंसे। तो एक ये लेवल है जहाँ बाइंग करेंगे जिसके अंदर आपका स्टॉप लॉस होगा 156 से नीचे का। और या तो दूसरा लेवल है कि 176 77, मतलब ब्रेकआउट दे दे तब आप जाएं ऊपर। लेकिन इसके अंदर मुझे लग रहा है कि इसके अंदर वॉल्यूम भी थोड़े लग रहे हैं, थोड़ी बात भी है। लेकिन मैं इतना इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट पक्का होना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग इतना अच्छा नहीं है। तो स्टॉप दूसरा लॉस मुझे उससे लग उड़ जाते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि स्पेल
तो पिछली अर्निंग जो है ना इसकी 1.5 पे थी क्वार्टर की। तो इस वक्त जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अच्छी है। सिर्फ इसको सामना है सब 47 का मंथली पे, जो जो अगर ये 47 क्रॉस करता है तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से नए लेवल्स को क्रॉस करेगा। बस वीकली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग दे नहीं पा रहा 47 48 से। तो ये इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम पूरा एक एक देखते हैं ना कि यार क्या, कहाँ तक ये जा सकता है और कहाँ तक ये इसके अंदर एक जो पोटेंशियल वो नजर आता है। तो अगर लॉन्ग रन में देखें तो 116-17 है, लेकिन जाहिर बात है ये कोई साल 1.5 साल की कहानी है, रातों रात की कहानी नहीं है। लेकिन पहले तो हम छोटे छोटे देखेंगे टारगेट। पहला 54, फिर 61, फिर 70। तो ये पहला मरहला मुझे लगता है 70 रुपए तक का हो सकता है, अगर थोड़ा सा 2-3 महीने के लिए जाए तो इसमें। तो तो ये अगर कुछ इसमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहे, फॉर एग्जांपल आपने कहा 100 से ऊपर इसमें जगह बनती है, और कोई लॉन्ग टर्म रखना चाहे तो थोड़ा थोड़ा जमा करके रख सकता है फिर। हाँ ना, देखो ना, फ्री फ्लोट बहुत कम है, अर्निंग्स अच्छी हैं पिछले क्वार्टर की, और अर्निंग प्रोजेक्शन अच्छी हैं, 2 रुपए का क्वार्टर आ सकता है। फिर गाड़ियों की जो सेल होती है उसमें इसकी सेल भी बढ़ती है। बढ़ती है। फिर एक्सपोर्ट्स इसकी अच्छी हैं, और तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो और परफॉर्म हमने प्राइस पहले से देखे हुए भी हैं इसके। अभी ना हमने ये अभी रिसेंटली हमने देखा था ना कि ये तकरीबन 54 55 हम्म। ये बना चुका है। अब इसके बाद रिसेंट भी 54 बना चुका है। तो इसका मतलब प्राइस एक्शन के अंदर जगह बार बार यहाँ आता है। इससे पहले भी देखा है, हमने देखा है। और एक स्टॉक ऐसा है, ये ऐसा है जिसके अंदर लोग ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। बाकी मैंने जैसे कहा कि इसके लिए बहुत सारे हैं, लोग ढूंढते हैं। पीआरएल की हम बात कर रहे थे आप शुरू में, इसको आखिरी करते हैं आज का। पीआरएल के अंदर देखे ना आप, जब हम बात कर रहे थे लास्ट कि यार ये कहाँ से वापस आ सकता है, तो वहां से ये वापस आया। छोटा चैनल हटा देते हैं। इसने इसको नहीं तोड़ा, देखिए कितनी बड़ी विग मार के यहाँ पर नहीं तोड़ा, इसको ऑनर किया इस वाले को, और वापस जब गया है तो आज क्लोजिंग इसकी 43 है, और जो इसका हाई है वो 45 है। लेकिन ये पिछला हाई है, इस दफा 44 50 से वापस गया है। तो 36 50 और 44, तो एक हफ्ते के अंदर आपको 8 रुपए तो मिल गए, मतलब 25%, 20% गालिबन मिल गया। हाँ, 36, हाँ जी, 360। तो तकरीबन 20% मिल गया। तो अभी इसके अंदर लॉन्ग रन में जगह है। आप अगर लॉन्ग टाइम टाइम फ्रेम में अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि नहीं यार हमें एक रिस्क मैनेजमेंट है, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, तो अगर इसको लॉन्ग रन में लंबे टारगेट्स के लिए जाना है कि हाँ भाई मैं प्रोजेक्ट करता हूँ कि 80 रुपये हो जाए, तो नीचे जो है आपको 35 रुपये स्टॉप लॉस लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे, जो भी उस दिन डेली वैली हो। अगर हालात खराब होते हैं तो इसके अंदर मुझे पोटेंशियल नजर आता है। जो आप क्लोजिंग बेसिस बोलते हैं, तो क्लोजिंग बेसिस को क्लोजिंग थोड़ा सा। बेसिस मैंने सिर्फ इसका बोला है क्योंकि जी जी। कभी कभार कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि आपने आज देखा मार्केट के अंदर जो जैसे फैसला आया है, हम्म। तो मार्केट सीधी 800 पॉइंट नीचे गई है, हम्म। और फिर 800 पॉइंट ऊपर। प्लस गई है बिल्कुल। 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट। तो कभी कभार जैसे 36 50 का सपोर्ट एरिया है, और उस दिन कोई जानबूझ के अगर ड्रिल करके 5-10 लाख शेयर मार दे छुड़ाने के लिए, घबराहट के लिए, तो वो उस दिन की अगर क्लोजिंग 35 रुपये पे होती है, 34.5 हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, तो वो फिर स्टॉप लो। कहीं कहीं आपको क्लोजिंग बेसिस लगानी पड़ती है, कहीं कहीं, बहुत रेयर ओकेजन्स पे। लेकिन ज़्यादातर तो हम मार्केट रेट, स्टॉप लॉस मार्केट रेट होता है। जी सोचा, क्लोज करने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लास्ट शो में हमने बात की थी, आपने एक फ्री एडवाइस दी थी हमारे व्यूअर्स को कि अगर आपने टेक्निकल चार्ट सीखने हैं और स्टार्ट करना है, तो आपका तरीका ये हो कि आप वो स्टॉक्स निकालें जो लाइफ टाइम अप ट्रेंड में है, हम्म। आप उसको निकालें और उस पे देखें। तो मैं भी कुछ स्टॉक्स को देख रहा था, एंड देन आई रियलाइज कि जितने भी स्टॉक्स आपने बताए हैं, तो वो लाइफ टाइम अप ट्रेंड में, जैसे कि हेलियन, ईफर्ट, एलसीआई, एजीपी, पाइनियर सीमेंट, लकी, तो सारे ही वो कंपनीज, सिटी फार्मा भी इवन, तो सिटी हाँ, फार्मा भी लाइफ टाइम अप ट्रेंड में, अप और ट्रेंड अभी में। भी अभी भी उसके पास अप ट्रेंड की जगह है। तो सवाल गैल गैल अप ट्रेंड हो गया ना अब, ट्रेंड हो लाइफ गया टाइम। हाँ। लाइफ टाइम, तो उसका ये चीज मैंने जो सवाल पूछने का मकसद भी था, सवाल इट्स नॉट मोर लाइक अ सवाल, बट इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन, कि आपने जो बात बताई तो उसमें मैंने भी वर्किंग किया और मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई जो कंपनी शुरू से अप ट्रेंड में है टेक्निकली तौर पे, तो उसमें ग्रोथ आपको मिलती है। अब जो आगे सवाल ये मेरा बनता है कि ये सारी कंपनीज हमने डिस्कस की, अगर जो बंदा एक न्यू कमर है और वो लाइफ टाइम अप ट्रेंड वाली कंपनीज को निकाल रहा है, तो उसको भी क्या स्टॉप लॉस को डिटरमिन करना चाहिए? अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहा है, 2 साल 3 साल, ऑल्दो कि इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन अगर वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा पैसा पार्क करूं और मेरा पैसा यहाँ से ग्रो कर जाए, बस उसका ये मोटिव है,
तो क्या वो इन कंपनीज में, क्योंकि ये फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग है, तो इनमें पैसा लगा सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस? नहीं, स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके अंदर देखो, फर्ज करें साजियो है। साजू की स्टोरी भी वही है ना, जैसे एच कार की थी। 9-10 रुपए, 20-25 रुपए का शेयर था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता वो 1,000 रुपये हो गया था वो भी। और ये भी साजियो है। तो अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए उसका, या कोई नया लॉन्च करे वो फेल हो जाए, तो डिविडेंड तो उतना देता नहीं है। हम्म। तो अगर 200-300 रुपये उसमें गिर गए, या फिर वो शिकार हो गया किसी गिरावट का, और कोई खराब परफॉर्मेंस है, जैसे एच कार हुआ था या जैसे ऑटो इंडस्ट्री हुई थी, ये तो खराब टाइम के अंदर ऊपर चला गया ना साजियो। हम्म। अदरवाइज ऑटो इंडस्ट्री में कभी खराबी आई, तो जब मार्केट साइडवेज हो जाए और डाउन ट्रेंड हो जाए और आपसे ना बिक सके स्टॉक, तो आप क्या करेंगे? वो कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं? तो वो एक 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 ये एक क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टमेंट का। ये जो लोग कहते हैं कि नहीं यार, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे पैसा भी पार्क करना है, तो क्राइटेरिया क्या होगा? लकी सीमेंट अच्छा है या लकी कोर इंडस्ट्रीज अच्छा है? तो फिर आप लकी कोर इंडस्ट्रीज में जाओगे। जी। फिर LCI। अगर आप मिलर ट्रैक्टर में जाओगे, कि फिर आप गैल में जाओगे, तो आप फोर्स मिलर ट्रैक्टर में मिलेट जाओगे। ट्रैक्टर्स। लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन चाहिए और आपको रिस्क मैनेजमेंट लगाना आता है, तो फिर आप गैल में जाओगे। खबरें अभी, अभी मैं एक जनरली बात करूं, अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, हम्म। और सभी कंपनीज के सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, एनुअली और हाफ ईयरली रिजल्ट है ना। बिल्कुल। तो उसके अंदर अब देखे ना, चाहे वो फार्मा हो, पूरी सबका एनुअल नहीं आएगा, लेकिन हाफ ईयरली तो आएगा। बिल्कुल, और बैंकिंग या टेक्नोलॉजी हम देख रहे होंगे, थोड़ा एनुअल आएगा, बाकी तो हाफ ईयरली डिटरमिन थर्टी कर लेंगे हम। परसेंट जून थर्टी जुलाई। परसेंट कंपनीज का एनुअल जो है वो दिसंबर है, ईयर हम्म। एंड क्लोजिंग। और जो 70% है वो जून क्लोजिंग जून है। क्लोजिंग है। तो रिजल्ट सीजन में ईयर एंड क्लोजिंग के हिसाब से अगस्त और सितंबर का महीना ज्यादा बड़ा होता है सीजन का। लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा पहला सेक्टर होगा फार्मा। मैं पहला सेक्टर फार्मा करूंगा। फार्मा में मैं ग्लेक्सो, एजीपी, सिटी फार्मा, या बड़े जायंट में जाना चाहें आप उसमें भी जा सकते हैं, सुले सुलली, एबट हो, हाइनून हो, हेलियन हो। लेकिन छोटे में अगर जाना चाहते हैं तो एजीपी, सिटी फार्मा, ग्लेक्सो, इसमें ट्रेडिंग के लिए सरल अच्छा है। पावर में पावर ले लें। 4-5 सेक्टर ही हैं। अब उसी में ऑयल, फर्टिलाइजर, फार्मा, बैंक्स और पावर, इन पांचों के अंदर से अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप सेफ रहेंगे जिंदगी ये बात भर। ठीक है। और चीजें अगर नीचे आएंगी, जैसे इस तरह की मार्केट गिरती है, एक 18 से एक 13 हो गई, एक 12 हो गई, और चीजें अचानक शार्प डिक्लाइन करती हैं, जैसे एंग्रो होल्डिंग्स आया 285 से नीचे, या मिजान में 280 से नीचे आया, या एंग्रो फर्टिलाइजर 240 से 215 आया, या ऑयल देख लें आप, 215 से 180 आपका पीपीएल आया, माड़ी 900 से नीचे आया। तो जब भी ऐसी चीजें नीचे आती हैं, तो घबराने की बजाय और एड ऑन करते हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, शो में ज्वाइन करने के लिए, कंपनी डिस्कस करने के लिए, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी भी बताने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।